Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलिए मैं आपको एक बार लास्ट क्लास वाला टॉपिक रिकॉल करवा देता हूँ. आप सब लोगों को याद है प्रेजेंटली हम लोग कंसंट्रेशन वाला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं. केमिकल काइनेटिक्स में वी वर डिस्कसिंग द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन और शॉर्ट वाले फैक्टर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, बट दो बहुत ही डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव फैक्टर्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं. वो है द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. So effect of concentration में हम already discuss कर चुके हैं कि rate of reaction is always directly related to the concentration of all the reactant, with each concentration term raised to an experimentally determined power, and that power is called the order. तो order of reaction कैसे determine करते हैं हम वो भी discuss कर चुके हैं, units of rate constant भी discuss कर चुके थे, और currently हमारा जो topic चल रहा है that is the integrated rate law for first order and zero order. Integrated rate law एक ऐसा expression होता है which gives us a relationship between the concentration of reactant left after certain time t. किसी भी reaction के start होने के कुछ देर बाद अगर हमें remaining concentration of reactant पता लगानी है, यानी कि A नॉट हमें दिया गया था और A हमें पता लगाना है after certain time t, तो हमें एक relationship derive करनी थी जो हमने first order के लिए तो ये करी थी, t is equal to 2.303 upon k log of A naught by A, where A naught is the initial concentration and A is the remaining concentration after time t. ठीक है, और जीरो ऑर्डर के लिए हमने ये करी थी T is equal to A naught minus A by K. इसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी बताया था. हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द इनिशियल कंसंट्रेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ. जितनी भी देर में जो आप इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर चले थे ए नॉट, जितनी देर में उसका ए नॉट बाय 2 बचेगा उतनी देर को हम बोलेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन अचीव हो गया. ठीक है, और हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के भी हमने दोनों एक्सप्रेशंस डिराइव करे थे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए. फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आया था टी हाफ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आया था, जीरोथ ऑर्डर के लिए that was A naught by 2k. तो हम लोगों ने इससे एक चीज और कंक्लूड करी थी कि इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है that remains constant, that is independent of the initial concentration. क्योंकि इसके पूरे एक्सप्रेशन में आपको A naught नजर नहीं आ रहा, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज नजर आ रही हैं. 0.693 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट ही होता है. इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है that does not depends upon कि आप इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन लेके स्टार्ट करते हो. चाहे आप 100 मोल लेके स्टार्ट करो तो 100 से 50 पहुंचने में उतनी ही देर लगेगी जितनी 50 से 25 पहुंचने में लगेगी. ठीक है, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ए नॉट, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ बदलता रहता है. अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग टी हाफ की वैल्यूज आए. और फाइनली हम इन्हीं एक्सप्रेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे. मैंने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 करवा दिए थे, और एक क्वेश्चन नंबर 25 मैंने जाते जाते होमवर्क में दिया था आपको. क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 करा या आप लोग भूल गए? सर की है सबने? Yes, sir. ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? अनन्या, निखिल और ऋषभ, 3 जनों ने तो कर लिया. गौरांग, हार्दिक, जिया, करुणा, निधान, कृपा, मृणालिनी करा कि नहीं? ये सब कर लिया. अच्छा, इज देयर एनीबॉडी जिसने ट्राई करा बट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या डाउट है, या करा लेकिन बैक आंसर से मैच नहीं कर रहा? किसी को डाउट है? Yes, sir. अनन्या, डाउट है या आंसर मैच नहीं कर रहा? सर एंटी लॉग देखने में प्रॉब्लम है. ओके, मैं एंटी लॉग सिखाता हूँ. एक बार हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सब लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए अपनी. क्वेश्चन नंबर 25 है. लेट मी नो, मृणालिनी आपने करा? श्रेया, शुभम, आप लोगों ने करा? नो सर, मैं नहीं कर पाई. ओके. अनन्या, सिंगल? यस सर, बट आंसर मैच नहीं कर रहा. ओके. चलिए बाकी सब लोग भी देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 25 बैक एक्सरसाइज का
sucrose decompose in acid solution into glucose and fructose according to the first order rate law. आप लोगों को याद होगा हमने सुक्रोज के डिकम्पोजिशन की इक्वेशन बायोमोलिक्यूल्स और अल्कोहल्स में भी पढ़ी थी. जब हम सुक्रोज इज द डाइसैकराइड C12H22O11, उसे जब हम वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में स्प्लिट होता है. तो उसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम. वी आर नॉट सपोज्ड टू राइट द इक्वेशन, बट बता रहे हैं कि वो जो इक्वेशन होती है सुक्रोज के डिकम्पोजिशन की टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसका हाफ लाइफ दे रखा है हमें 3 आवर्स. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में T half is 3 hours. ठीक है. What fraction of sample of sucrose remain after 8 hours? अच्छा, हैंड रेज करिएगा. आप में से किस किस ने ये वाला फॉर्मूला यूज करा और ए निकाला? बताइए किस किस को लगता है कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और सीधे सीधे ए निकालना है? ए इज द आंसर. अनन्या शर्मा, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या निकालना है? सो फ्रैक्शन निकालना है, A0 by A. A0 by A निकालना है. ओके. अनन्या सिंगल? सर फ्रैक्शन ही निकालना है, A0 by A. आपको लगता है कि A0 by A को फ्रैक्शन कहते हैं? देखो ध्यान से सुनिएगा. फ्रैक्शन आपसे पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन, फ्रैक्शन लेफ्ट, ये निकालना. ठीक है ना. कुछ क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है फ्रैक्शन रिएक्टेड, और कुछ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रैक्शन लेफ्ट. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि फ्रैक्शन लेफ्ट का मतलब क्या होता है और क्या निकालना होता है. देखिए अगर आप 100 मोल्स लेकर चले थे, यानी कि A0, इनिशियली आप 100 मोल्स लेकर चले थे और कुछ देर बाद 30 मोल्स बचे हुए हैं, ये A है, तो हम यही कहेंगे ना कि 30 आउट ऑफ 100 बचा हुआ है. 30 आउट ऑफ 100 बचा हुआ है, हम यही कहेंगे ना? यस. तो इसका मतलब A आउट ऑफ A0 बचा हुआ है. गॉट इट? यस. तो फ्रैक्शन लेफ्ट A0 by A नहीं हुआ, A by A0. समझ रहे हैं आप इस चीज को? अनन्या, दोनों अनन्या क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. तो फ्रैक्शन लेफ्ट इज A आउट ऑफ A0. कितना बचा है आउट ऑफ इनिशियल, वो फ्रैक्शन होता है. समझ रहे हैं? तो ये याद रखिएगा, हमें A0 by A नहीं बल्कि A आउट ऑफ A0 निकालना है. उसके लिए हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन इस फॉर्मूले में कर सकते थे. देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम A को ऊपर ले जाएं और A0 को नीचे ले आए तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, T इज इक्वल टू -2.303 अपॉन K log of A by A0 and let this whole thing A by A0 be X. ठीक है. तो T इज इक्वल टू -2.303 अपॉन K log of X. So we have to solve for this X. हम सेपरेटली मेंशन कर देंगे साइड में कि फ्रैक्शन लेफ्ट is A out of A0 and let this be X. तो हम ये साइड में मेंशन कर देंगे कि X हमने फ्रैक्शन लेफ्ट कंसीडर करा है और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे. अब देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स. तो T की जगह हम रखेंगे 8 आवर्स इज इक्वल टू -2.303 अपॉन K की जगह क्या रखेंगे? कौन बताएगा? जिया आप बताइए, K की जगह क्या रखेंगे? जिया. जिया. कार्तिक आप बताओ, K की जगह क्या रखेंगे? कौन बता सकता है? एनीबॉडी? सर 0.231. नहीं, मुझे वैल्यू मत बताओ, फ्रैक्शन में बताओ क्या रखेंगे A की जगह, K की जगह. इससे So क्या लिखा? सर 0.693 by 3. half life. 0.693 अपॉन T हाफ, यानी कि 0.693 अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा log X. अब देखिए जो चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी वो आप याद रखिए कि 0.693 हमारा कैसे आया था? 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करके. तो हम इससे ये कैंसिल करेंगे तो 0.3010 आ जाएगा नीचे. ये याद है आपको? बताओ.
Yes, Yes. sir. ये याद है? और 3 डिवाइडेड बाय 0.3, 3 डिवाइडेड बाय 0.3 इज नियरली 10। ठीक है, तो ये नियरली 10 हो गया, अप्रोक्सीमेटली हम इसे कंसीडर करें तो ये 10 हो गया। ठीक है, और 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। ठीक है, अब नेगेटिव को इधर ले जाएंगे तो log x इज इक्वल टू माइनस 0.8। पहले बताओ यहां तक समझ में आया मैंने क्या कंसिडर करा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए इसके बाद वाला स्टेप, log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.8। मैंने आपको बताया था हम नेगेटिव वैल्यू का डायरेक्टली एंटी लॉग नहीं देख पाते, क्योंकि एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाले पार्ट का देखा जाता है, और वो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप एंटी लॉग देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो देखो x को इधर ये रखते हैं, एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.8 प्लस 1 माइनस 1। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसमें प्लस 1 माइनस 1 करते हैं, और ये जो माइनस 1 होता है इसे हम लिख लेते हैं बार 1। तो हम इसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ बार 1.1 में से 0.8 जाएगा तो ये बचेगा 2.2, 1 माइनस 0.8 इज 0.2, Yes. और ये 0.2 तो पॉजिटिव का है ना, ये जो 0.2 है ये वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 नेगेटिव का है, ये वाला 1 नेगेटिव का था, लेकिन जो हमने 1 में से 0.8 माइनस करा वो तो पॉजिटिव आया। अब इस 0.2 का एंटी लॉग देखिए आप सब लोग देख के बताओ 0.2 का एंटी लॉग पीछे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? Sir, 1585. 1.585 इंटू 10⁻⁻1। अगर 1585 दे रखा है तो आपको पता है कि जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसके फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल लगता है एंटी लॉग में, और ये जो आपने बार 1 लिखा हुआ था ये 10 की पावर में जाए, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 0.1585। दिस इज द फ्रैक्शन लेफ्ट। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन लेफ्ट, ये हमारा आंसर। सो बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सो आगे से याद रखिएगा फ्रैक्शन लेफ्ट में आपको a बाय a नॉट निकालना होता है। अच्छा टेल मी, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहा जाता करुणा निदान आप बताइए, अगर हमसे कहा जाता फ्रैक्शन रिएक्टेड कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करते? फ्रैक्शन रिएक्टेड, हैंड रेज करो कौन बताएगा? फ्रैक्शन रिएक्टेड, फ्रैक्शन लेफ्ट नहीं, फ्रैक्शन रिएक्टेड। यस अनन्या? सर ए Sir, नॉट नहीं, बाय वो ए नॉट- का लॉग 70 by 100. नहीं, मैं इस पर्टिकुलर केस का नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूं आपसे। अगर फ्रैक्शन रिएक्टेड पूछा जाए तो आप क्या निकालोगे? Sir, A naught So minus one A more. upon A naught. या फिर आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि उस केस में भी मान लो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम फ्रैक्शन लेफ्ट ही निकाल लें और इस फ्रैक्शन लेफ्ट को 1 में से माइनस कर दें, तो फ्रैक्शन रिएक्टेड आ जाएगा, बिकॉज सम ऑफ फ्रैक्शन इज 1। सही है, तो आप x ही निकाल लो और वो जो फाइनल आंसर आएगा x, ये अगर इतना लेफ्ट है तो रिएक्ट कितना कर चुका? 1 माइनस x, तो हम 1 माइनस x करके सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बिकॉज सम ऑफ फ्रैक्शन तो 1 होता है ना, तो अगर फ्रैक्शन लेफ्ट हमने ऐसे निकाल लिया तो 1 माइनस फ्रैक्शन लेफ्ट करके फ्रैक्शन रिएक्टेड आ जाएगा। सो एनीवेज ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमने बहुत स्लाइड सा अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करा जब हमने 3 को 0.3010 से डिवाइड करके 10 ले लिया। सो हाई, बहुत स्लाइटली अप्रोक्सीमेटेड आंसर हो सकता है ये, लेकिन दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्रैक्शन में 0.1585 इज द आंसर। सो आई होप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए मैंने अब तक आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉस करवाई जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लेकिन अब एक और इंटीग्रेटेड रेट लॉ करेंगे क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंटली दे रखे हैं, वो भी हमें करने हैं। देखिए हमने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करी वो एक ऐसे रिएक्शन की करी जिसमें जो स्पीशीज थी वो एक्वस या लिक्विड फॉर्म में दे रखी थी, जिन्हें हमने मोल पर लीटर में मेजर करा। जब हम कंसंट्रेशंस लेते हैं ना, मोल पर लीटर की यूनिट यूज करते हैं, तो हम ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करते हैं, बिकॉज ए नॉट और ए कंसंट्रेशन। लेकिन अगर कोई गैसियस रिएक्शन दे दिया जाए तो गैसियस रिएक्शन में तो हम कंसंट्रेशन यूज नहीं करते, वी हैव टू मेजर गैसेस इन प्रेशर। तो गैसियस रिएक्शन में ये रेट लॉ, ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये इस तरह की नहीं रहेगी, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाए। तो अब मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ गैसियस रिएक्शन आपको डिराइव करवा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सो एक हेडिंग डालिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ अ गैसियस रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ गैसियस रिएक्शन, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर। ये कंपैरिजन के लिए फॉर्मूला मैं यहां पे लिखा रहने देता हूं। गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम डिराइव कर रहे हैं फॉर अ गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप सिर्फ देखिए बोर्ड पे, कुछ भी नोट नहीं करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम ये डिराइव कर सकें। तो लेट अस कंसीडर अ गैसियस रिएक्शन वेयर ए गैस डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बी गैस प्लस सी गैस। सपोज करो ए कोई गैस है जो डिकम्पोज होके बी भी गैस देती है और सी भी गैस, ये गैस डिकम्पोज होके दो गैसेस दे, जैसे PCl5 अपॉन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस PCl3 प्लस Cl2 गैस, ठीक है। लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका जो इनिशियल प्रेशर हम लेकर चले थे, लेट दैट बी PI मतलब P इनिशियल। अब हम कंसेंट्रेशन नहीं ले रहे, हम प्रेशर ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें गैसेस हैं, ठीक है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसका इनिशियल प्रेशर था PI। कोई बता सकता है इसका प्रेशर क्या क्या होगा? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, और अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो आपके हाथ में सिर्फ रिएक्टेंट ही तो है, भी प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट के केस में 0-0 लेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल प्रेशर जो हम लेकर चले थे A का, दैट वाज PI, और B का 0 था, C का 0। फिर सपोज करो रिएक्शन स्टार्ट हो गया और कुछ देर आगे बढ़ गया, ठीक है, द रिएक्शन प्रोग्रेस समवॉट, और आफ्टर टाइम t, कुछ देर बाद आफ्टर टाइम t हम पता लगाते हैं कि अब कितना कितना प्रेशर होगा चीजों का, ठीक है। तो आफ्टर टाइम t सपोज कीजिए अब इसके प्रेशर में कुछ डिक्रीज आया होगा क्योंकि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ चला गया, तो लेट देयर बी एन x डिक्रीज इन प्रेशर, x टाइम्स प्रेशर डिक्रीज होके प्रोडक्ट की तरफ चला गया, तो क्या हम कह सकते हैं A का जो प्रेशर बचा होगा वो होगा PI माइनस x, और ये बन गया होगा x, और ये भी x, क्योंकि एक A के डिकम्पोजिशन से एक B और एक C मिल रहा है, तो अगर x डिकम्पोज होके उधर चला गया तो x ये और x ये जनरेट करेगा प्रेशर। ये समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes. So it implies total pressure after time t, let that be PT, after time t बीकर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है? this plus this plus this, because pressure additive होता है। अगर तीन गैसेस हैं, तीनों का अपना अपना प्रेशर है, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, वो टोटल प्रेशर हो जाएगा बीकर के अंदर। तो let that be PI माइनस x प्लस x प्लस x। बताओ कितना आएगा? PI प्लस x, बताओ ये समझ में आया? Yes. It implies x क्या हो गया? x is equal to PT minus PT minus PI, ठीक है। अब देखते जाना, अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। If
the pressure of A after time t is represented by PA. ठीक है, सपोज करो A का जो प्रेशर है आफ्टर टाइम t उसे हम PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट इंप्लाइज PA इज इक्वल टू PI माइनस x. बताओ, Yes, यही तो sir. था A का प्रेशर पार्शियल, इस ये जो पूरी टर्म है ना PI माइनस x, ये PA है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम t, उसे हम PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सही है. अब यहाँ पे x की जगह x की ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो इट इंप्लाइज PA इज इक्वल टू PI माइनस PT माइनस PI. तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू P2PI माइनस PT. चेक करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं. Yes, sir. Yes. आप ये इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? PA क्या चीज है? PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t. जो एक्चुअली PI माइनस x आया था उसे हमने PA से रिप्रेजेंट कर रखा है. ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है PA. यहाँ पे हमने x की वाली वैल्यू रख दी, तो ये हो गया PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT. ये क्या चीज है? एक बार फिर बताओ, ये क्या चीज है PA? Partial pressure of reactant A after time t. प्रेशर लेफ्ट या प्रेशर कन्वर्टेड रिएक्टेड? ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर बचा हुआ प्रेशर है या जो खत्म हो गया वो प्रेशर है? Sir, left. इट इज द बचा हुआ है. लेफ्ट प्रेशर. ठीक है ना. अब यहां तक नोट करो, उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताता हूं. जस्ट नोट इट. Done, sir. ओके, बाकी सब लोग भी नोट करिए पहले इसे. Done, sir. ओके, सबने नोट करा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, मुझे इसे इरेज करना है, एक बार फिर पूछ रहा हूं, सबने नोट करा? ठीक है. Yes, sir. मेरे जिंदगी, देखिए अब इसके आगे ध्यान से समझना. ये याद रखिएगा, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर सर्टेन टाइम t 2PI माइनस PT. अब देखो जरा, अब हमें डेरिवेशन फर्दर कुछ नहीं करनी, बस फॉर्मूला सेट करना है. इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसेंट्रेशन. ऊपर रखते थे हम इनिशियल कंसेंट्रेशन और नीचे रखते थे रिमेनिंग कंसेंट्रेशन. तो फिर प्रेशर के केस में हम रखेंगे इनिशियल प्रेशर अपॉन रिमेनिंग प्रेशर. यही रखना चाहिए ना. तो देखो, फाइनली फॉर्मूला हो गया T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log ऑफ इनिशियल
प्रेशर, इनिशियल प्रेशर भी किस चीज का, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो बेसिकली द फॉर्मूला बिकम्स 2.303 अपॉन K log of P initial PI upon minus 2P 2P. initial minus PT, Yes. where PI क्या था, PI ये था और रिमेनिंग प्रेशर ये था PI PA. माइनस एक्स, जो अभी अभी हमने डिराइव करा वो अब 2PI माइनस PT के बराबर आया। ठीक है, so this becomes the formula for a gaseous first order reaction PI upon 2PI minus PT। सब लोगों को क्लियर हो गया ये एक्सप्रेशन कैसे आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये दो स्टेप्स और नोट कर लीजिए। हम इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। मैम ओके, सबने नोट करा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपकी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऑल्दो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, बट ध्यान से सुनिएगा। ये जो फॉर्मूला होता है ना, दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर एनी कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, चाहे किसी भी टाइप की बैलेंसिंग दे रखी हो, किसी भी टाइप का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा हो विद एनी टाइप ऑफ बैलेंसिंग, आपको यही फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक नॉन गैसियस रिएक्शन के लिए यूज करना होता है। लेकिन गैसियस रिएक्शन का ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक वेरिएबल फॉर्मूला है। ये आप खुद देखिए, ये फॉर्मूला इस तरह का सिर्फ तब आएगा जब इक्वेशन इस तरह की होगी, एक गैस डिकम्पोज होने पे दो गैस दे रही होगी, तभी तो मैंने ये कंसीडर करा, इसे PI माइनस एक्स मान लिया, इसे x मान लिया, इसे x मान लिया। ऐसा भी तो हो सकता था एक गैस डिकम्पोज होने पे तीन गैस दे रही हो, तो फिर यहाँ पे एक और x आ जाता, फिर फॉर्मूले में थोड़ी सी टर्म्स बदल जाती। या ये भी तो हो सकता था रिएक्टेंट की तरफ दो गैसेस हो और प्रोडक्ट की तरफ एक गैस हो, तो उस केस में हम ये चीज दो बार लेते। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला बदलता रहेगा अलग अलग गैसियस रिएक्शन। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है वो इस टाइप की बैलेंसिंग के लिए करवाया है, जहां पे एक गैस डिकम्पोज होकर दो गैस। अगर एग्जैक्टली इस टाइप का केस है जहां पे एक गैस है और वो डिकम्पोज होकर दो गैस देगी, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर दो गैसेस कंबाइन होकर कोई तीसरी गैस बना रही है, या एक गैस डिकम्पोज हो रही है तीन गैसेस में, तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा, फिर आपको अकॉर्डिंगली हर फॉर्मूले के लिए डिराइव करना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज दैट मैंने आपको बताया, आपको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाली बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसके लिए आपको गैसियस रिएक्शन का फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप की ही बैलेंसिंग के लिए आपको याद रखना है, आपके सिलेबस का ही पार्ट ये वाला बैलेंस गैसियस रिएक्शन है। समझ रहे हैं आप? आपके सिलेबस में सारे रिएक्शन गैसियस बेस्ड वही आएंगे जहां पे एक गैस डिकम्पोज होकर दो गैस बना। आप समझ रहे हो ना कि अगर ये बैलेंसिंग कुछ और होती तो फॉर्मूले में वेरिएशन आ जाता। Yes. Yes. मैं आपको दिखाता हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 इसी पे बेस्ड है। एनसीईआर बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देखिए। पहले तो देखो हम 20 करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, लेकिन 21 की इक्वेशन देखो। 21 की इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में जो इक्वेशन दे रखी है, क्या वो इसी फॉर्मेट में दे रखी है जो मैंने आपको फॉर्मेट डिराइव करवाया? Yes, sir. SO2Cl2 गैस डिकम्पोज टू प्रोड्यूस SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, है ना? तो आपको आएगा ही ये वाला फॉर्मेट। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, उसमें कोई इक्वेशन नहीं दे रखी, लेकिन ऊपर थ्योरेटिकली पढ़ो। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, थ्योरेटिकली इक्वेशन पढ़ो, क्या वो भी फॉर्मेट वही दे रखा है? यस सर। एक एजोआइसोप्रोपेन है जो डिकम्पोज हो रहा है दो पार्ट्स में, हेक्सेन और नाइट्रोजन, वहां पे भी एक गैस डिकम्पोज हो रही है दो गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार पढ़ो सब लोग क्या कर रहे हैं और इसे अभी सॉल्व करते हैं। बताओ सबको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 20?
देखो मैं बताता हूं, for the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data are obtained. टाइम दे रखा है, 3 टाइम दे रखे हैं। एक तो टाइम 0 पे प्रेशर दे रखा है 35, 360 पे प्रेशर दे रखा है 54, 720 पे प्रेशर दे रखा है 63। आपको K निकालना है। K की टर्म्स में फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 अपॉन T log of PI अपॉन 2PI माइनस PT। देखो सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, टेबल में 0 के अलावा और कितने टाइम दे रखे हैं? सर 0 2 के अलावा और 2 और टाइम दे रखे हैं ना, एक 360 दे रखा है, एक 720 दे रखा है, और आपको K निकालने के लिए बोला गया है। तो ये याद रखिएगा, जितने टाइम आपको दे रखे होंगे टेबल में उतने K निकालेंगे आप। एक बार 360 पे भी K निकालेंगे, एक बार 720 पे भी K निकालेंगे। बोर्ड पे देखो सब लोग, देखो पहले स्टेप में तो आप यहाँ पे टाइम की जगह 360 रखोगे और P इनिशियल वो रखोगे जो 0 पे दे रखा है। P इनिशियल क्या रखेंगे बताइए? 35। 35। और यहाँ पे PT वो रखोगे जो 360 वाला प्रेशर है। 360 टाइम पे जो प्रेशर है वो PT की जगह रखो, है ना? तो उससे K1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही एक बार 720 टाइम रख के 720 वाला प्रेशर रखोगे, P इनिशियल अभी वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा 720 रखने पे P इनिशियल अब आप 360 वाला रख दो। P इनिशियल तो जो 0 पे था वही रहता है, तो P इनिशियल तो दोनों केसेस में वही रहेगा। बस एक बार यहाँ पे 360 रख के 360 वाला प्रेशर रखोगे, एक बार 720 रख के 720 वाला प्रेशर रखोगे, 2 K आएंगे, उन दोनों K का जो एवरेज होगा वो हम आंसर रिपोर्ट करेंगे। समझ रहे? तो आपको जब भी K निकालना होगा तो टेबल में जितना भी डेटा दे रखा होगा उतनी बार K निकालना होगा। अगर 3 प्रेशर दे रखे होते, 3 टाइम दे रखे हो तो 3 बार K निकालते। तो यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं, हम 2 बार K निकालेंगे और दोनों का एक एवरेज रिपोर्ट करेंगे, वो हमारा फाइनल। तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट K एट 360। सब लोग समझे मैंने क्या बताया? कंफ्यूज तो नहीं हुए? नो सर। K एट 360 मैं डेटा रखता हूं फॉर्मूले में, आप बताना आपको समझ में आया कि नहीं। लेट दिस बी K1, K is equal to 2.303 upon 360 log of 35 upon 70 minus 54। ये वैल्यूज चेक करके बताइए आपको समझ में आएगी। यस एवरीबॉडी, सबको समझ में आया ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 2 भी देख लो, दोनों सॉल्व करिएगा आप लोग, लेकिन स्टेप 2 भी देख लीजिए। दिस इज K एट 720, लेट दिस बी K2। तो K2 is equal to 2.303 upon 720 log of 35 upon 70 minus 63। ये भी चेक कर लो। करा चेक? सही है? yes sir, ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं दोनों को। करिए सॉल्व। log 35 माइनस log 16 में क्या क्या वैल्यूज रखेंगे वो मुझे बताइए। Sir, log 35 में 0.5441। नहीं ऋषभ, 1.544। Yes, ऋषभ sir. मेंटिस, ये मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 डिजिट्स है ना,
दो डिजिट में से एक कम करके कैरेक्टरिस्टिक बनती है। सो 1.5441 और वो होगा 1.2041। चेक करो, Yes, sir. चेक करो, ये 5441 ही आ रहा है ना, सब लोग चेक कर लो। Yes, sir. तो फिर ये आ जाना चाहिए आपका 0.3400। डिफरेंस दोनों का यही आएगा ना, 3400। आप जब तक ये सॉल्व करो मैं वो वाला पार्ट भी करता हूं। That was simple. सॉल्व करिए दोनों के, K1 और K2। Sir, K1 आ रहा है 2.17 into 10 raised to power minus 3. ओके, टू 2.17 into 10 to the minus 3 per second। Sir, K2 आ रहा है 2.23 into 10 raised to power minus 3 per second. बाकी सब लोग भी एक बार बताइए, और किसने भी निकाल लिया K2। और K1 चेक करिए, यही आ रहा था आप लोगों का या नहीं। आया सबका? 2.23 into 10 raised to power minus 3। Yes, sir. 10 की पावर चेक कर लो, 10 की पावर माइनस 3 आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जो फाइनल रिपोर्टिंग होगी ना, वो K is equal to K1 plus K2 divided by 2। So that would be 2.20 into 10 raised to power minus 3। देखो सीधे पता चल रहा है, हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको पता चल रहा है वैल्यूज देख के 2.17, ये पॉइंट के बाद 17 लिखा हुआ है और वो पॉइंट के बाद 23 लिखा हुआ है। 17 और 23 का एवरेज 20 आएगा, तो 2.20 हो गया। 2.20 into 10 to the minus 3। Are you getting it? समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा गैसियस फर्स्ट ऑर्डर बेस्ड एक क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 में ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना है, इसलिए वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, उसमें कुछ वेरिएशन है। अगर ये सेम होता तो मैं नहीं करवाता आपको, लेकिन उसमें कुछ अलग भी करना है। एक बार पढ़ो और टेल मी कि क्या निकालना है। मैं ये इरेज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 20 इरेज कर दूं बोर्ड पे से, सबने कर लिया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21 में टेल मी कि क्या कैलकुलेट करना है। So rate of reaction. देखिए हमें दो टाइम दे रखे हैं, एक जीरो और एक जीरो के अलावा एक और टाइम दे रखा है, और दो प्रेशर दे रखे हैं, गैसेस रिएक्शन की बात करी गई है। दिस टाइम वी आर सपोज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। एक बार फिर देखिए बोर्ड पे एक और एक फॉर्मूला बताता हूं। देखिए T is equal to 2.303 upon K log of A naught by A। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम कंसेंट्रेशन यूज करते थे तो ए नॉट क्या चीज होती थी? ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए क्या होता था? ए remaining Remaining concentration. रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। क्या आपको याद है एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ क्या बनाते थे? हम लिखते थे रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। और इस वक्त हम यहाँ पे सब लोग मुझे बताओ, जब हम रेट कैलकुलेट करते थे तो रेट को के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये कौन सी वाली ए होता था? जो ए बचा हुआ है। हमें जिस भी टाइम पे रेट निकालना है तो उस टाइम पे जो बचा हुआ ए है वो रखते थे। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है वो यहां रखा जाए, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो यहां होगा। तो फिर प्रेशर वाले में भी यही होना चाहिए। देखो प्रेशर का था 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। सो दिस वॉज द रिमेनिंग प्रेशर। तो फिर हमें रेट एक्सप्रेशन ये करना चाहिए, रेट इज इक्वल टू के इंटू 2 पी आई माइनस पी टी। एक गैसियस रिएक्शन के लिए रेट का फॉर्मूला ये होना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम के को रिमेनिंग कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हमें के को रिमेनिंग प्रेशर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एक गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट निकालने का तरीका होता है के इंटू 2 पी आई माइनस पी टी। गॉट इट? समझ में आया? yes sir Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, चाहे तो बुक में ही उस क्वेश्चन के बराबर ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। रेट इज इक्वल टू के इंटू 2 पी आई माइनस पी टी। इसके लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए सॉल्व करने के लिए पहले आपको के तो निकालना पड़ेगा। तो पहले स्टेप 1 में के निकालो 100 टाइम, और फिर उस के को यहां पे पुट करेंगे। दो स्टेप्स में होगा ये क्वेश्चन। यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एट टाइम 100। K is equal to 2.303 upon T log of P initial upon 2P initial minus PT. So that would be 2.303 upon 100 log of दो टेम्परेचर दो प्रेशर दे रखे हैं हमें 0.5 upon 1 minus 0.6. So that should be 2.303 upon 100 log 5 by 4. So that would be 2.303 upon 100 log 5 minus log 4. Log 5 is 0.6990 minus 0.6021. ये तो आएगा के। कैलकुलेट करके के बताइए। कोई भी वैल्यू ऊपर से नीचे तक या कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी नो।
सर K की वैल्यू 2.23 into 10 to the power minus 3 per second आ रही है. 2.23 into 10 to the power minus 3 per second. ठीक है, अब ये वाला K हम रखेंगे स्टेप 2 में. अब स्टेप 2 में सब लोगों ने ये नोट करा, मैं इसे इरेज कर दूं, ऊपर वाला पार्ट कर देता हूं. Step 2 में we are supposed to calculate the rate. Rate is equal to K into 2 pi minus PT. चलिए गौरांग, क्या आप मुझे बता सकते हैं K की वैल्यू तो हम ये वाली रखेंगे 2.23 into 10 to the power minus 3. PI और PT की वैल्यूज बताइए गौरांग, क्या क्या रखेंगे? PI क्या रखेंगे गौरांग? जी सर, आपने कहां तक कर लिया? आप फॉलो कर रहे हो ना साथ साथ में? कर रहा हूं, मैं लिख रहा हम हूं. रेट निकालेंगे सेकंड पार्ट में, तो K की वैल्यू क्या रखेंगे? ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में K निकाला. यस सर. PI की जगह क्या रखेंगे? 0.5. और PT की जगह? 0.6. आशी, PT की जगह क्या रखेंगे? गौरांग ने सही बताया. Yes, sir. सर अनन्या सिंगल? 0.65. क्वेश्चन पढ़ो पूरा. क्वेश्चन के नीचे एक लाइन दे रखी है टेबल के नीचे, वो वाली लाइन पढ़ो. Sir, PT 0.65. कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65. टेबल के बाहर एक प्रेशर दे रखा है 0.65, हमें उस प्रेशर पे निकालना है, तो हम PT की जगह वो रखेंगे 2.23 into 10 to the power minus 3 into 2 pi, तो वही रहेगा, दैट वुड बी 1 हो जाएगा माइनस 0.65. PI तो वही रहेगा 0 वाला 0.5, और लेकिन जो PT है वो टेबल के अंदर वाला PT नहीं, टेबल के बाहर वाला PT वो रखना है. आप बताइए मुझे क्या आंसर आएगा? सर Sir, 7.8 into 10 to the power minus 4 ATM per second. माइनस 4 या माइनस 3? Yes, 4. और यहाँ पे प्रेशर की यूनिट दे रखी थी एटमॉस्फेयर, तो आंसर आ जाएगा Atmospheric एटमॉस्फेयर पर per सेकंड. सो बताइए, आपको गैसियस रिएक्शंस के साथ डील करना आ गया ना? गैसियस रिएक्शंस में कैसे कैसे करेंगे? Yes, sir. सो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे बेस्ड कंप्लीट हो गया. इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं. इंटीग्रेटेड रेट लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन द concentration of reactant left after certain time t और प्रेशर के केस में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर certain time t गैसियस रिएक्शन है. सो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ गैसियस रिएक्शंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर दोनों, फर्स्ट ऑर्डर की देख ली. गैसियस रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर ही करना है, और कंसंट्रेशन बेस्ड रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों करना है. सो दैट वाज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ. लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी कंसंट्रेशन वाला फैक्टर पूरा कंप्लीट नहीं. कंसंट्रेशन वाले फैक्टर में भी और भी चीजें पढ़ी. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ वेरी सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक. वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है. एक हेडिंग डालिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं. all those reactions which are experimentally found to be of second order,
but practically they follow the first order kinetics. But practically they follow the first order kinetics since the concentration of one of the reactant is in large excess, since the concentration of one of the reactant is in large excess, and hence So large excess के बाद enhance था. and hence it can be taken as constant, constant के आगे कॉमा लगाइए, are called the pseudo first order reactions, डेफिनेशन का मीनिंग मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार पूरा थ्योरेटिकली लाइन पढ़िए, आपको लैंग्वेज सही से फ्रेम्ड समझ में आ रही है? Yes sir. Yes, sir. ओके, देखिए आपने सुना होगा ना, कई बार थ्योरेटिकली वी एक्सपेक्ट समथिंग बट प्रैक्टिकली जब करा जाता है तो होता कुछ और है। ठीक है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस और थ्योरेटिकल एस्टिमेशंस प्रेडिक्ट करती हैं कि ये होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब हम उसे कर देखते हैं तो होता कुछ और ही। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे कि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिन्हें आप थ्योरेटिकली अगर आप एस्टिमेट करोगे तो आपको लगेगा कि ये सेकंड ऑर्डर के होने चाहिए, दे शुड फॉलो अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उन रिएक्शंस को लैब में करते हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं, जबकि थ्योरेटिकली दे वर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर, बट फिर भी वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे सारे रिएक्शंस जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना तो उन्हें सेकंड ऑर्डर चाहिए था, बट प्रैक्टिकली उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करा, ऐसे रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल एस्टर हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन आप लोगों का पढ़ा भी हुआ है, तो देखते हैं आपको याद आता है कि नहीं। CH3COO C2H5, दिस इज इथाइल इथेनोएट। इसको जब हम वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं तो अपॉन हाइड्रोलिसिस यहां से बॉन्ड टूटता है और वाटर का OH यहां पे और H यहां पे आ गया, तो आपको मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, तो ये मिल जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH. C2H5OH। ठीक है, ये आपको याद आ रहा है, ये रिएक्शन हमने इधर से इधर करा था, इस साइड से इस साइड करा था, एंड दिस रिएक्शन वाज फिशर एस्टरिफिकेशन। फिशर एस्टरिफिकेशन में मैंने आपको बताया था अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने करा था कि जब हम अल्कोहल्स को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर प्लस वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन में मैंने ये भी लिखवाया था द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, आइदर द एस्टर और द वाटर हैज टू बी इमीडिएटली रिमूव्ड, अदरवाइज द रिएक्शन विल रिवर्ट। तो ये रिवर्ट बैक वाला रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन आपको दिखा रहा है, समझ? देखिए इस रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड आउट करा कि इसकी जो रेट लॉ होती है वो ये होती है, रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस एस्टर CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर भी 1। ये हमने यहां से स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के नहीं लिखे, ऑल्दो यहां पे भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने यहां से देख के नहीं लिखा, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करा तो हमें पता चला एस्टर के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 आ रहा था, वाटर के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 आ रहा था। तो बताइए कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, बताओ कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है?
This is a second order reaction because order is the sum of all the powers. 1 plus 1 second order reaction होना चाहिए experimental findings के हिसाब से. ये रेट लॉ हमने एक्सपेरिमेंटली तो वेरीफाई करी है ना, तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए. लेकिन ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि ये याद रखिएगा, concentration of water is large excess, is in large excess, in large excess. अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो आप खुद समझो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए. इस रिएक्शन में हम यही तो कर रहे हैं कि एस्टर को वाटर में मिला रहे हैं, तब जाके एसिड और अल्कोहल मिल रहा है. तो एस्टर तो यहां पे हुआ सॉल्यूट और वाटर हुआ यहां पे सॉल्वेंट. एस्टर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट. ठीक है. और आपको ये मालूम है कि सॉल्वेंट इज ऑलवेज टेकन इन लार्ज एक्सेस एज कम्पेयर टू सॉल्यूट. सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में लिया जाता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट. दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये वीक है, ये पूरा आगे नहीं जा रहा. इससे पहले कि ये पूरा आगे जाता, प्रोडक्ट ने पीछे आना स्टार्ट कर दिया. यानी कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस भी कंप्लीट नहीं हो रही, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है. अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती, सारा का सारा एस्टर वाटर से हाइड्रोलाइज होता, तो सब कुछ आगे चला जाता, बैकवर्ड अटेन ही नहीं होता. ठीक है. तो हमेशा याद रखिएगा, डबल साइडेड एरो वीक चीजों में ही लगाया जाता है, जो चीजें पूरी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाती, पार्शियली रिएक्टेंट की तरफ भी रह जाती. सही है. तो एक तो ये याद रखो, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा. ध्यान से सुनिएगा. सपोज करो हमने एक कंटेनर लीजिए, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली कर कर बताता हूं. सपोज करो देयर इज अ बीकर कंटेनिंग 100 मोल्स ऑफ वाटर, 100 मोल्स H2O के, जिसमें हमने 1 मोल एस्टर का ड्रॉप कर, 1 मोल एस्टर 100 मोल ऑफ पानी में मिलाया. ये बात, क्योंकि वाटर हमेशा लार्ज एक्सेस होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, तो आप थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाओगे बहुत ज्यादा पानी में. ठीक है. तो आपने 1 मोल ऑफ एस्टर 100 मोल्स ऑफ वाटर में मिलाया. लेकिन क्योंकि ये एस्टर वीक है, तो इस 1 मोल में से भी, जो आपने 1 मोल डाला, उसमें से भी सपोज करो 0.1 मोल प्रोडक्ट की तरफ गया. ठीक है. तो इस 1 मोल में से भी 0.1 मोल एक्चुअली प्रोडक्ट की तरफ गया. अब जितना एस्टर है उतना ही तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है. 1 मोल ऑफ एस्टर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर. तो अगर 0.1 मोल ऑफ एस्टर प्रोडक्ट की तरफ गया, तो 0.1 मोल ऑफ वाटर को अपने साथ उधर ले लिया होगा. Yes. समझ रहे हैं? तो 100 मोल में से कितना वाटर एक्चुअली कंज्यूम हुआ? 0.1 मोल. 0.1. बचा कितना वाटर? 99.9 मोल, है ना? Yes, sir. तो क्या हम कह सकते हैं वाटर की कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. वाटर की कंसेंट्रेशन नियरली कांस्टेंट है. वाटर इतना लार्ज एक्सेस में है कि अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की तरफ पहुंच भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. वाटर, हम मान लेंगे कि वाटर इज नियरली कांस्टेंट. तो मैं इस टाइप के रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जहां पे एक रिएक्टेंट इतना लार्ज एक्सेस में होता है कि अगर वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की तरफ चला भी जाता है, तो भी हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम मानते हैं कि वो नियरली कांस्टेंट. सब लोगों को समझ में आ रहा है मैंने जो एग्जांपल दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हुआ क्या इससे? इसका मतलब यह हुआ कि अगर वाटर की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, जब कोई चीज लार्ज एक्सेस में होती है, तो इट इंप्लाइज हम उसे नियरली कांस्टेंट मान लेते. दिस इज नियरली कांस्टेंट. तो हमने सोचा कि ये H2O की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट. तो हमने सोचा अगर ये कांस्टेंट है, तो क्यों ना इस कांस्टेंट को K के साथ मर्ज करके एक नया कांस्टेंट बना लिया जाए. तो हमने इस कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर को K के साथ मर्ज करके बना दिया. रेट इज इक्वल टू K डैश इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 की पावर 1. वेयर सेपरेटली हमने मेंशन कर दिया कि K डैश इज K इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये कांस्टेंट था ना. इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के साथ मर्ज करके नया कांस्टेंट बना देते हैं. अब ये आ गई हमारी एक फाइनली मॉडिफाइड रेट लॉ. इस रेट लॉ को देखकर बताइए कौन से ऑर्डर का रिएक्शन लग रहा है? फर्स्ट ऑर्डर. ये प्रैक्टिकली लैब में बिहेव भी फर्स्ट ऑर्डर की तरह करेगा, क्योंकि वाटर की, देखो आप इसे इस तरह से समझो. लिमिटिंग रिएजेंट याद है? आपने क्लास 11 में पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट. सब लोगों को याद है? लिमिटिंग रिएजेंट में आपने यही तो पढ़ा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दैट रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट.
जो कम क्वांटिटी में होता है रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है, जो बहुत लार्ज एक्सेस में होता है रिएक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं करता, उस पर डिपेंड करना बंद कर देता है। तो वाटर इज इन वेरी लार्ज एक्सेस, तो रिएक्शन वाटर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, या कह लीजिए इतना नेग्लिजिबली करेगा कि हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने वाटर को कांस्टेंट के साथ मर्ज कर दिया, अब सिर्फ एस्टर एस्टर बचा। एक्चुअली ये रेट मेनली तो सिर्फ एस्टर पे ही डिपेंड कर रहा है, तो प्रैक्टिकली ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगा। बेशक थ्योरेटिकल फाइंडिंग आपकी कुछ भी सजेस्ट कर रही हो, थ्योरेटिकल फाइंडिंग सजेस्ट करती थी कि ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन दूसरे का जो ऑर्डर था ना वाटर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन पे बहुत ही नेग्लिजिबल डिपेंडेंस होगा, बिकॉज वाटर इज इन वेरी लार्ज। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो थ्योरेटिकली एस्टिमेटेड होता है सेकंड ऑर्डर की तरह बिहेव करना, बट प्रैक्टिकली वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसमें एक कंसंट्रेशन बहुत लार्ज एक्सेस होती है, ऐसे रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो मींस फॉल्स, फॉल्सली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हो? बताइए, सर आगे। नोट करिए इस पूरे एग्जाम्पल। आयुषी, हार्दिक, जिया, कृपा, निखिल, ओम, सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर। ओके। इस पे मेरा गुड थिंग इज दैट कि आपको कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा, बस थ्योरेटिकली आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। ज्यादा से ज्यादा इस पे डेफिनेशन आती है कि डिफाइन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, तो बस आपको ये डेफिनेशन और यही वाला एक एग्जांपल याद रखो। सर आज जो आप टेस्ट ले रहे हैं वो आप शेयर करेंगे पीडीएफ? हाँ, मैं सबके साथ शेयर करूंगा, लेकिन बाद में पहले जिन बच्चों को बुलाया उनका टेस्ट ले। ओके सर। बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक असाइनमेंट की तरह रहेगा, बाकी स्टूडेंट उसे असाइनमेंट समझ के सॉल्व करिएगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को कॉल करा है वो टेस्ट देने के लिए आए। एंड ये Okay, जो sir. सिलेक्शन था ना, काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि ये किन बच्चों को बुलाया है, किस बेसिस पे बुलाया है, तो मैंने कोई बेसिस नहीं रखा, मैंने रैंडम सिलेक्शन करा है, क्योंकि मेरे को एक बैच का मेरे पास टाइम था टेस्ट लेने का, और मैं सभी बच्चों को नहीं बुला सकता था सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, तो मैंने रैंडमली कुछ बच्चों को कॉल करा है, अगली बार कुछ और बच्चों को करूंगा। सो इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई वीक स्टूडेंट्स को मैंने कॉल करा है या कोई बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कॉल करा है, दैट वाज प्योरली अ रैंडम सिलेक्शन। Then Okay. So that was pseudo first order reaction. एक जनरल डेफिनेशन और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, एक हेडिंग डालिए, सूडो केमिकल रिएक्शन। सूडो केमिकल रिएक्शन, सूडो केमिकल रिएक्शंस। अब सुनना ध्यान से, देखिए ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स के हिसाब से सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए था, लेकिन इसने प्रैक्टिकली बिहेव करा फर्स्ट ऑर्डर की तरह, तो हमने इसे नाम दे दिया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग सजेस्ट करें कि कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो बिहेव करे सेकंड ऑर्डर, क्योंकि वहां पे भी एक कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो सेकंड से 1 पे आया, ऐसा भी तो हो सकता है कोई थर्ड से 2 पे आ रहा हो, ठीक है? कोई भी रिएक्शन एक्सपेक्टेड था कि थर्ड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करनी चाहिए थी उसे, लेकिन एक कंसंट्रेशन बहुत लार्ज एक्सेस थी, और जनरली लार्ज एक्सेस में सॉल्वेंट ही होता है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्वेंट कभी दो नहीं होता, ठीक है? तो वहां पे एक कंसंट्रेशन बहुत लार्ज एक्सेस में थी, तो वो थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर पे आ गया, तो हम उसे बोलेंगे सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सेकंड ऑर्डर जो थर्ड से सेकंड पे आ जाए। ऐसे ही हो सकता है कि कोई फोर्थ ऑर्डर था लेकिन वो थर्ड ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसे बोलेंगे सूडो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर, सूडो थर्ड ऑर्डर, इन सब के लिए हमने एक जनरल टर्म बना दी, सूडो केमिकल रिएक्शन। सूडो केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ जनरल टर्म किसी भी ऐसे रिएक्शन के लिए जो किसी भी हायर ऑर्डर से किसी लोअर ऑर्डर पे शिफ्ट हो जाता है। तो कैन यू डिफाइन इट?
एक जनरल डेफिनेशन बता सकते हो सूडो केमिकल रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? बताइए। क्या हम सिंपली ये कह सकते हैं all those reactions which are experimentally found to follow some higher order kinetics, but practically they follow some lower order kinetics as the concentration of one of the reactant is constant, are called pseudochemical reactions. वो सारे रिएक्शन जो होने तो चाहिए थे किसी हायर ऑर्डर काइनेटिक्स के, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने किसी लोअर ऑर्डर की तरह बिहेव करा क्योंकि उसमें कुछ कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी, ऐसे रिएक्शंस को सूडोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। बताइए, समझ में आया? Yes, sir. दिस इज जस्ट अ जनरल डेफिनेशन। अगर आपसे देखो, वैसे सूडोकेमिकल पूछा नहीं जाता है तो मैंने आपको एडिशनल करवा दिया, लेकिन क्या हम सूडोकेमिकल रिएक्शन के एग्जांपल में भी यही वाला एग्जांपल दे सकते हैं? क्योंकि ये भी तो सूडोकेमिकल ही है। Yes, sir. इवन सूडो फर्स्ट ऑर्डर इज आल्सो अ सूडोकेमिकल। सूडोकेमिकल तो एक जनरल टर्म है। तो सब लोग डेफिनेशन लिखिए। all those reactions which are experimentally expected to follow some higher order kinetics, but practically they follow some lower order kinetics, due to the large excess of one of the reactant, large excess of one of the reactant के आगे कॉमा लगाइए, are called pseudochemical reactions. Done, sir. क्लियर है? ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलैरिटी। आपको पता है ना, हम लोगों ने, हमारा जो मेन टॉपिक है वो चल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ कंसंट्रेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ कंसंट्रेशन में मैंने आपको 6 फैक्टर्स लिखवाए थे। हमने सबसे पहले डिस्कस करा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पर डिस्कस करा था हमने कैटलिस्ट, तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस करा था सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ नंबर पे हमने डिस्कस करा था प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। आपको याद है वो कितने छोटे छोटे से फैक्टर थे, एक एक दो दो पैराग्राफ लिख के हो गए थे, और ये अभी तक कंसंट्रेशन वाला फैक्टर ही चल रहा है 2-3 क्लासेस से। ये भी कंसंट्रेशन वाले फैक्टर का ही पार्ट है, बट दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दैट कंसंट्रेशन फैक्टर। इस टॉपिक के बाद हमारा कंसंट्रेशन वाला फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम टेम्परेचर वाला फैक्टर करेंगे, वो भी बड़ा है, ठीक है, उसमें भी हम डिटेल्स करेंगे। टेम्परेचर वाला फैक्टर जब हम करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर वाला फैक्टर सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि आपके एकेडमिकली इस साल के बोर्ड के सिलेबस में से टेम्परेचर वाला फैक्टर डिलीट कर दिया गया है। तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, पहले डेफिनेशन लिखो इसकी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, it is the number of reactant molecules that simultaneously collide. It is the number of reactant molecules that simultaneously collide to form the product. That simultaneously collides to form the product. Simultaneously collides to form the product. देखो, आप ये तो मानते हो ना कि प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट का टकराना बहुत जरूरी है, रिएक्टेंट का एक दूसरे से कोलाइड करना बहुत जरूरी है, मानते हो?
Yes, sir. अगर हमें सी बनाना है तो ए और बी को पास आना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए बी को टच भी ना करे और सी बन जाए, ठीक है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी। और इसी पे बेस्ड है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली आपस में टकरा रहे हैं। दैट नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलैरिटी, एंड अनलाइक द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, molecularity can be mostly predicted from the balanced chemical equation. Mostly. आप बताइए इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए? कितने टोटल मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं? दो, एक ए एक बी। तो हम कहेंगे दिस इज अ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, ये एक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। अगर मान लीजिए हमें दिख रहा होता 2A + B gives C, तो 2A एक बी से टकराएगा तब जाके सी बनेगा, तो हम कहेंगे दिस इज अ ट्राइमोलिक्यूलर। और अगर मान लीजिए कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, A gives B, एक अकेला ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर दे देता है प्रोडक्ट, तो हम बोलते हैं दिस इज अ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी मोस्टली, मैं आपको मोस्टली बोल रहा हूं, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। अनलाइक द ऑर्डर, द मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी मोस्टली प्रेडिक्टेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऑर्डर तो आपको याद होगा, हम कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं पता लगा सकते थे, क्योंकि ऑर्डर के बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि पावर कुछ और आती थी और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ और होते थे, तो ऑर्डर हमने कहा था कि हम हमेशा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी तो हम ज्यादातर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के ही पता लगा लेते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच साइमल्टेनियसली कोलाइड्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, उन टकराने वाले मॉलिक्यूल्स को, उन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को ही मॉलिक्यूलैरिटी कहा जाता है। एज अ जनरल केस आप ये तीनों नोट करें, यहां पे लिख लीजिए यूनिमोलिक्यूलर, मैं एक्चुअल एग्जांपल्स भी दूंगा लेकिन अभी आप जनरल एग्जांपल्स नोट कर लो। इसके आगे लिखो बायोमोलिक्यूलर, और इसको लिखिए ट्राइमोलिक्यूलर। और आज आप इतना ही कर लीजिए, हम कल की क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सर कल से तो आप वो रिवीजन बैचेस स्टार्ट कर रहे थे, तो टाइमिंग्स डिफरेंट होंगे? नहीं, कल से नहीं, दिवाली के बाद से, ठीक है। मैं आपका रिवीजन बैच करूंगा 8 नवंबर से। देखिए मैं कल से तब कर रहा था जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, डेट शीट नहीं आई थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 नवंबर से आपके एग्जाम होंगे, लेकिन अब डेट शीट आ गई है 1 दिसंबर से आपके एग्जाम है, तो 8 नवंबर से टिल द एंड ऑफ नवंबर हम पूरा रिवीजन ही करेंगे और रिवीजन का पूरा शेड्यूल मैं आपको बनाकर भेजूंगा, ठीक है। तो हम अभी दिवाली तक हम यही करते हैं, और मैं अभी दिवाली के बीच में 2-3 छुट्टियां भी करूंगा आपकी, वो एक फेस्टिव सीजन की छुट्टी। बोलिए सर फिर टाइमिंग सेम ही रहेगी, आप नॉर्मल बैच मेरे भी को टाइमिंग थोड़ी सा वेरिएशन लाना पड़ेगा टाइमिंग में। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से पूछ रहा था, पता नहीं किसी ने पूछा भी है कि नहीं, मैंने 2-3 बार आप लोगों से पूछा कि अपने स्कूल में पता करके बताइएगा कि बोर्ड से पहले कुछ छुट्टियां वुट्टियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ताकि मैं आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिकल कर रहे हैं 9 से 20th तक, तो उसके बाद का 9 से 20th तक प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। प्रैक्टिकल से तो जल्दी आ जाते होगे स्कूल से, या स्कूल टाइम पे ही छुट्टी होती है? नहीं सर, 3 घंटे का ही होता है बस। हाँ, तो मतलब 12-1 बजे तक आ जाते हो घर यस पे? यस एवरीबॉडी, व्हाट अबाउट अदर्स? सब बैचेस डिफरेंट है हर दिन के। सर मेरा फर्स्ट हाफ का ही। फ्री कितने बजे तक हो जाते हैं अनन्या डीएलएफ वाले स्टूडेंट्स? सर, स्कूल 2:30 जाना भी हो? चलो तो फिर हम डिसाइड करते हैं, मैं शेड्यूल बना के आपको 1-2 दिन में भेजूंगा। और ये कंफर्म है कि लेकिन 8 नवंबर मंडे है, सारे फेस्टिवल्स भी ओवर हो चुके होंगे तब तक, तो 8 नवंबर से लेके टिल द एंड ऑफ नवंबर हम रिवीजन करेंगे। ओके सर। थैंक यू। गुड डे। गुड डे सर। Good day, sir.